अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज हमारा मौजू है जो अटैक वाले मरीज़ आते हैं जिनके अंदर एक ख़ास किस्म का अटैक होता है जो हम ईसीजी के ऊपर डायग्नोज करते हैं, जिसको बड़ा अटैक भी कहते हैं। उन मरीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि उनमें हम जो है ना वो उसे कहते हैं अटैक से बचाने वाला टीका कि अटैक हो गया, अब जो है ना समझे कि नाली बंद हुई हुई है, शरेआन बंद हुई हुई है। उस नाली को खोलने के लिए जो टीका लगाते हैं, जिसको साइंस की ज़ुबान में फिब्रिनोलिटिक्स भी कहते हैं और इसको जो है वो थ्रोम्बोलिटिक्स भी कहते हैं कि ऑलरेडी एक क्लॉट बना हुआ है, उसको डिज़ोल्व करवाना है। तो आज हमारा मौजू है फिब्रिनोलिटिक्स को स्टडी करना। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं उनमें ऑब्वियसली क्लास वन रिकमेंडेशन जो है वो तो प्राइमरी पीसीआई की है। प्राइमरी पीसीआई क्या है कि पेशेंट को अटैक हुआ ईसीजी के ऊपर, जिसको हम एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं, जिसको बड़ा अटैक कहते हैं, उसके साथ पेशेंट आया, आपने फ़ौरन ही उसको ईसीजी पे डिटेक्ट किया, उसको गोलियां खिलाई और फ़ौरन जो है ना कार्डियक कैथ में शिफ्ट कर दिया और उसको स्टेंट डाल के ओपन कर दिया उस वेसल को। ये प्राइमरी पीसीआई है और ये क्लास वन रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या इवन यूरोपियन सोसाइटी की भी यही रिकमेंडेशन है। लेकिन क्योंकि हर जगह कैथ की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और अगर कैथ की फैसिलिटी अवेलेबल है भी सही तो उसमें प्राइमरी पीसीआई का सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक अलग सा सिस्टम और एक बड़ी टीम चाहिए होती है। तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के अंदर और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी भी जो है ना, हाल दो ये क्लास टू रिकमेंडेशन है ट्रीटमेंट की, लेकिन ये प्रेफरेबली किया जाता है जहाँ प्राइमरी पीसीआई नहीं होती, या प्राइमरी पीसीआई आपने कोई दूर है आपसे कुछ अर्सा, मतलब समझें कि 1-2 घंटे के ट्रैवल पे है, तो आप पहले उसको जो है ना ये क्लॉट को डिजॉल्व करने वाली मेडिसिन देते हैं, फिर रेफ़र कर देते हैं उसको। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करने वाली ये है कि किन पेशेंट्स के अंदर हम ये नहीं दे सकते, जो जो थ्रोम्बोलिटिक्स हैं, जो अटैक को ख़त्म करने के लिए जो इंजेक्शन हैं, उनमें सबसे टॉप पे ये हैं कि जिसको कोई अभी जो है ना वो महीने डेढ़ के अंदर कोई फालिज का झटका लगा है मरीज़ को, उनमें एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड हैं ये इंजेक्शन थ्रोम्बोलिटिक्स जो हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि उसको ज़िंदगी में पहले कभी भी जो है ना वो शरेआन फटने वाला फालिज हुआ था, उसको भी नहीं दे सकते। उसके बाद है कि उसको दिमाग के अंदर कोई कैंसर है, कोई रसोली है, उनके अंदर भी ये कंट्राइंडिकेटेड हैं। फिर वो वाले मरीज़ जिनके जिस्म के अंदर कोई एक्टिव ब्लीडिंग चल रही है, खून सिम रहा है, बह रहा है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मरीज़ जिनके अंदर एओर्टा, जो बड़ी दिल से बड़ी मोटी शरेआन निकलती है, अगर उसकी डायसेक्शन हो गई है, उनमें भी कंट्राइंडिकेटेड हैं। अच्छा, इसमें हम अगर क्लास वाइज डिस्कस करें तो हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पे है उसको एल्टीप्लेज का नाम दिया गया है उस इंजेक्शन को, तो और उसको टीपीए भी कहते हैं, टिश्यू टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसके ऊपर जीसी वन ट्रायल हुआ था जिसमें इसको स्टेप्टोकाइनेज के साथ जो है ना वो स्टडी किया गया था, और उसमें ये देखा गया था कि 20% तक जो है ना मोर्टेलिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसका जो पेटेंसी रेट है वो तकरीबन 80 टू 90% के करीब है, मतलब कि इतने परसेंट चांस है कि वो नाली जो है वो जो बंद हुई हुई है शरेआन वो खुल जाएगी। अब इसकी जो डोज है वो थोड़ा सा बाकियों की निस्बत थोड़ी सी इस तरह भी थोड़ी सी समझें कि डिफ़िकल्ट है कि इसको 3 पोर्शन में किया जाता है। पहले हम 15 mg का बोलस देते हैं, फिर हम 50 mg को जो है 30 मिनट्स में देते हैं, और फिर 35 mg को हम 1 घंटे में चलाते हैं। तो थोड़ा इसकी वजह से जो है ना इसको इसमें एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए जो है ना इसको जो है वो रिप्लेस किया बाद में आके रेटिप्लेज ने। ये दूसरे नंबर पे आता है, और इसकी अगर हम थ्रोम्बोलिटिक्स की क्लास देखें तो वो थर्ड क्लास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास जो है वो इसमें कैटेगराइज किया जाता है। अच्छा, इसकी जो फिब्रिन स्पेसिफिसिटी है वो थोड़ा एल्टीप्लेज से कम है, लेकिन ये इजी टू यूज़ है। इसको डबल बोलस डोज भी कहते होते हैं, मतलब ये कि आपने 10 mg का इंजेक्शन दिया और फिर उसके बाद 30 मिनट्स अपार्ट आपने उसका वक्फा किया और फिर आपने 10 mg का दोबारा बोलस दे दिया। तो ये इजी टू यूज़ है, इसलिए इसको प्रेफर किया गया। जब इसकी स्टडीज़ हुई, इसमें गस्टो 3 ट्रायल हुआ, तो उसमें देखा ये गया कि ये इक्वल है उसके जो एल्टीप्लेज है, लेकिन क्योंकि इसको यूज़ करना आसान था तो फिर इसको प्रेफर किया गया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है टिनेक्टिप्लेज। ये प्रेफर्ड एजेंट है। तो टिनेक्टिप्लेज बेसिकली ये है कि एक इसकी फिब्रिन स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है। दूसरा फिर ये है कि ये मोस्ट प्रेफर्ड एजेंट इसको काउंट किया जाता है। तीसरा फिर इसमें ये हुआ कि इसमें सिंगल बोलस पर 30 to 40 mg वेट बेस्ड इसकी डोज होती है, और वो दी जाती है, और उसके बाद जो है ना बड़ा इजी टू इसको यूज़ करना होता है।
चौथे नंबर पे आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि मतलब समझें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिस तरह पाकिस्तान है उनमें सिर्फ ये अवेलेबल है। डेवलप कंट्रीज़ में जैसा यूरोप है, अमेरिका है, उनके अंदर ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, अब वहाँ नहीं लगाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये अवेलेबल है तो इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। इसका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इसकी एक तो पेटेंसी रेट जो था, जो जो वेसल को ओपनिंग करने का जो रेशो है वो 60% तक है। मतलब जो वो दूसरे हैं उनकी जो है वो 80 to 90% है। दूसरा फिर ये है कि जब एक दफ़ा ये अब किसी पेशेंट को लगा दें तो वो एंटीबॉडीज़ बनने का रिस्क होता है, तो सेकंड टाइम इसको नहीं यूज़ किया जाता, मतलब उसको अगर दोबारा अटैक होता तो फिर नहीं दे सकते उसको ना। लेकिन इसमें एक गुड चीज़ ये थी कि इसकी जो ब्लीडिंग की रेशियो थी, खासतौर पे जो इंट्राक्रेनियल जो दिमाग के अंदर शरेआन लीक होने की रेशियो है वो कंपैरेटिवली बाकी थ्रोम्बोलिटिक से इसके अंदर कम थी। बाकी जब हम बाकी थ्रोम्बोलिटिक्स को हम जब देखते हैं, इन सबको कंबाइन करते हैं, तो इनका जो सबसे टॉप पे एक समझें कि कॉम्प्लिकेशन आती है वो यही आती है कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज, दिमाग के अंदर जो है ना वो ब्लीडिंग होने का रिस्क होता है। तो वो उसमें ये किन पेशेंट्स में रिस्क होता है, वो हैं जिनकी एज एक तो 70 ईयर्स 75 ईयर से ज़्यादा हो, या उनको हाइपरटेंशन हो, या उनका बॉडी वेट कम हो, फीमेल जेंडर हो, या उनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कोई कोएगुलोपैथी हो के कोई कट लगा और ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक चलती रहती है। तो ये वाली मालूमात जो है ना वो बड़ी बुनियादी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।